Okay, so let's start. I would like you to please share your queries. जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज अपनी क्वेरीज को शेयर कीजिए। क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, क्या सपोर्ट आपको मेरी तरफ से चाहिए। Hello, sir. Good evening. हाय यश, गुड इवनिंग। Yeah, am I audible? यस यस, ऑडिबल। Yeah. So, looking at the last week, the answer writing and the studies is great. Well, I'm not able to write two or three questions every day, but I'm trying to, not to skip any days in between. तो उसमें क्या हो रहा है कि मैंने आपने जो शेयर किया हुआ था टॉपर कॉपीज वो मैंने गो थ्रू किया हुआ था सब। तो जब मैं आंसर लिखता हूँ और जो टॉपर कॉपीज में मैं देखता हूँ कि डायरेक्शन तो ठीक हो रहा है, मतलब क्वेश्चन तो समझ में आता है अभी, बट द प्रॉब्लम इज वो उतना कंटेंट मतलब समन नहीं कर पा रहा हूँ। Okay, can you give me an example, like which subject you are saying, which सो आई एम question? गोइंग मूविंग ऑन विद एफएम और ऑडिट। Hmm. तो जैसे एफएम में होता है कि कोई क्वेश्चन हो, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट हो गया या तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो, तो वो वन लाइन आंसर में, मतलब ऐसा है कि वो वन लाइन में मैं समझा पाऊंगा, बट उसके लिए तो अगर थ्री पेज लिखना हो तो उतना। देखिए, अगर हम प्रीवियस हाँ। क्वेश्चन की बात करें, पहली बात तो ऐसे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है कि आपको कोई कंटेंट की कमी पड़े। अ, एक क्वेश्चन आया था, व्हाई द कॉस्ट ऑफ डेट इज लो, एक्सप्लेन, है ना। ये क्वेश्चन है जहां पर आपको लगेगा शायद कि एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है ना। बट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लो, वी हैव टू सी फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के लिए एक्सपेक्टेशन कम होती है डेट में, बिकॉज व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन द डेट, देयर रिस्क इज वेरी लो, है ना। तो उनका रिस्क बहुत कम होता है। एंड सेकेंडली, दे आर गेटिंग रेगुलर इंटरेस्ट ऑल्सो, राइट। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, कॉस्ट ऑफ डेट इज लो बिकॉज दे एक्सपेक्ट लो, राइट। Now, from the perspective of company, the cost of debt is low because of the tax deductibility, है ना। क्योंकि ये टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर होता है। सो टैक्स शील्ड जिसको हम कहते हैं, इसकी वजह से आपका टैक्स डेट एक्सपेंडिचर कम होता है। ठीक है, तो अगर आप ये तीन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि दिस इज लो, बट ऑन द कंट्रारी आप कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को यूज कीजिए कि थिंकर्स का ये भी मानना है कि इफ यू यूज मोर डेट देन एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी होल्डर्स इंक्रीज, बिकॉज विद द इंक्रीज इन द डेट the risk also increases. If there is higher risk, then equity holders will expect more return, है ना। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली बात आती है, लेकिन इस तरह के जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, वो क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ एमएम अप्रोच, है ना, या फिर व्हाई वी शुड फॉलो एन एनपीवी टेक्निक इन प्लेस ऑफ आईआरआर टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट, है ना। सो ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन हो गए जहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगी, इसका तरीका क्या है। इसका तरीका ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए और ऐसे क्वेश्चंस को खुद से सोचिए कि इनका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक मेजर चंक नहीं है, इट इज हार्डली 20% ऑफ द टोटल क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए सेपरेटली, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स को सोचिए, तो उस तरह का माइंडसेट आपका बन जाएगा। बाद में आते आते ना वो एक प्रोग्रेसिव वे में बनता है, लास्ट में जाके बनता है। क्योंकि देखिए, जो आपने कॉपीज देखी है ना, वो उनका क्लाइमैक्स है टॉपर्स का। और आप अभी प्रिपरेशन मोड में हैं। अभी आप ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं, या तो आप इनिशियल फेज में होंगे या तो मिडिल में होंगे। आपका क्लाइमैक्स कब आएगा, जब एग्जाम होने वाला होगा, तकरीबन एग्जाम से 15-20 डेज पहले। तो एग्जाम से 15-20 डेज पहले का जो उनका परफॉर्मेंस होगा, वो परफॉर्मेंस अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो आप डेफिनेटली फील करेंगे कि आप अभी उतना नहीं कर पा रहे हैं। बट एक अच्छी बात है कि आपको गैप दिखना चाहिए। जो डिस्कशन हम अभी कर रहे हैं, ये डिस्कशन इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपको ये गैप दिख रहा है। तो यही हमारा पर्पस है टॉपर की कॉपी शेयर करने का, कि ये गैप हमें दिखे और हम इसके बारे में बात करें कि ये गैप को कैसे कम से कम करें। सर अनदर जस्ट अ मिनट गरिमा। हाँ। थैंक यू। सो सर क्या हुआ है कि आपने जो टॉपर कॉपी शेयर किया हुआ है, तो उसमें देख के थोड़ा मतलब
कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और थोड़ा सा कंटेंट भी मिल जाता है, प्लस एक स्ट्रक्चरिंग का भी थोड़ा आइडिया आ रहा है। बट क्या आप और थोड़े शेयर कर पाओगे मतलब? हाँ, और कॉपी शेयर कर देंगे, नो इश्यूज, और कॉपीज हम शेयर कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। और ये अच्छी बात है कि आप टॉपर्स कॉपीज फॉलो कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहाँ से आपको एक प्रैक्टिकल रियलिटी का पता चलेगा, है? एक साइकोलॉजिकल आपको बूस्ट मिलेगा कि हाँ बस इतना ही करना होता है, क्योंकि बहुत जगह पे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियल होती हैं। जैसे काफी जगह पे तो आपको लग रहा होगा कि मेरे पास कंटेंट कम है, और काफी जगह पे आपको लग रहा होगा कि यार कंटेंट जो मेरे पास है वही उतना ही तो कंटेंट चाहिए होता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बूस्ट भी देगा आपको। यस, या वेरी गुड। थैंक यू। सर, या हाय मनस्वी। हेलो सर। सर मेरे को एक दो डाउट्स थे। एक तो बहुत बेसिक है कि कैलकुलेटर अलाउड है ना, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। कैलकुलेटर अलाउड है, यस डेफिनेटली। जो सिंपल कैलकुलेटर है वही, आप साइंटिफिक वगैरह नहीं लेके जा सकते। हाँ, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो यूजुअल कैलकुलेटर होता है साइंटिफिक वगैरह तो आपको जरूरत भी नहीं है, और आप हाँ वही। अलाउड भी नहीं होगा। लेकिन जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, अभी मुझे दिख नहीं रहा है मेरा कैलकुलेटर। नहीं नहीं, मैं समझ गई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सर मेरे को एक और चीज की, जो टैक्सेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जैसे नेक्स्ट ईयर अभी फिर एग्जाम से पहले फिर से बजट बजट और सब कुछ निकल चुका होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री से। वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हमारे लिए जो रेलेवेंट नहीं रेलिवेंट है है, जो अभी, इस साल के लिए। हाँ जो अभी जुलाई में बजट आया था, वो हमारे लिए रेलिवेंट है। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था करंट अफेयर्स के लिए, जो जैसे आईआर में मेरे को कभी कभी लगता है कि जैसे टॉपर्स कॉपीज वगैरह में वो जो एग्जांपल्स देते हैं दे आर वेरी रेलेवेंट एग्जांपल्स। ठीक है, वो मतलब ऐसा है कि 25 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से अगर आप जैसे दे हैव रिटन ओनली 50% ऑफ द आंसर विद कंटेंट, बाकी 50% दे हैव एक्सप्लेन्ड सम केस स्टडी ऑफ सम कंपनी और समथिंग लाइक दैट। देखिए मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की हाँ। बात करें तो एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो जैसे आपने 25 मार्क का क्वेश्चन बताया, 25 मार्क का क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में, हार्डली हाँ, 20 मार्क 20 का मार्क्स क्वेश्चन। का। हाँ, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए एक दो तरह के एग्जाम्पल होते हैं। एक जो हमारे पास एग्जाम्पल की लिस्ट ऑलरेडी होती है, तो ओके। ये लिस्ट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। जो आपका मेंटरशिप वाला टेलीग्राम चैनल है, इसमें जाइएगा, अच्छा। इसमें एक फाइल आपको मिलेगी, थोड़ा 3-4 महीने पहले डाली थी हमने इसमें। तो वो आई थिंक 20 या उससे ज्यादा पेजेस की फाइल है, उसको प्रिंट कीजिए और डेली हम्म, बेसिस पर उस एग्जाम्पल को, उसको लिंक कीजिए। एक ही एग्जाम्पल को मल्टीपल कॉन्सेप्ट से लिंक कीजिए। सोचिए कि इस एग्जाम्पल को हम कहाँ कहाँ पे लिंक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन आया था, ये अभी करंट अफेयर जो भी आ रहे हैं अभी, जैसे ये जो आपका केस चल रहा है, स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, और मेंटल हेल्थ इश्यूज एट वर्क प्लेस, और डिफिकल्टी इन वर्किंग, जो अभी ये एन्ना एन्ना वाला केस हुआ था, है ना। तो इस वाले हाँ हाँ। एग्जांपल को आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में यूज कर सकते हो, इसको आप वर्क कल्चर में यूज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में यूज कर सकते हो ओटी के अंदर, किसी को मोटिवेशन हम्म। प्रैक्टिसेस में भी यूज कर सकते हो कि इंडिया की मोटिवेशन प्रैक्टिसेस जो है वो थोड़ा मतलब उस तरह की है जहाँ पर ज्यादा वर्क करने को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, रादर देन हम्म, बैलेंसिंग द लाइफ, है ना। और उसी हम्म, चीज को, उसके अंदर की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको आप लिंक कर सकते हो थ्योरी एक्स थ्योरी वाई से, हम्म, है ना। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो एक ही एग्जाम्पल को बहुत सारी जगह पे यूज कर पाएंगे, है ना। और जहां तक ये एग्जाम्पल यूज करने वाली बात है, तो ये आप, जैसे मैंने बताया कि आप रेगुलर बेसिस पर इसको देखते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पर इसको लिंक करते रहेंगे, तो वो एग्जाम्पल आपको हम खुद ही याद आने लगेंगे जब आप आंसर लिखोगे। और ये एक जो मैंने आपको लिस्ट बताई पीडीएफ, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा हम्म। आपका जो जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, जिसमें 2500 समथिंग वो है, स्ट्रेंथ है, वहां पर मैं रेगुलर अपडेट करता हूँ करंट अफेयर्स। आप फॉलो करते हैं क्या उसको? पता नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक शेयर करता हूँ आपको। एक मिनट आप लाइन पर रहिए। इस टेलीग्राम चैनल में मैं वीक में, अभी मेरे पास एक मिनट, मुझे फोन से करना होगा। तो ये जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है ना, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, काफी एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। मतलब वीक में आपको कुछ भी नहीं तो 5-6-7 एग्जाम्पल मिल ही जाएंगे। इतने एग्जाम्पल सफिशियंट है, क्योंकि आप ये मान के चलो कि जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल होंगे मैं सारे एग्जाम्पल ढूंढ ही लेता हूँ उसमें से, और यही सारे एग्जाम्पल को मैं आपको कंपाइल करके दूंगा
एग्जाम से पहले, हम्म, एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले मैं सारे कंपाइल कर दूँ। ठीक है, तो ये मैंने अभी लिंक डाला है टेलीग्राम चैनल का, आप ये लिंक फॉलो कर लीजिए। इस लिंक पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आप वो एग्जाम्पल को साथ साथ में लिस्ट बनाते रहिए, जो भी इसमें डाल रहा हूँ मैं रेगुलरली। तो आपने इसके अलावा चैट आपको पे कुछ डाला? जी, नहीं नहीं, चैट इसमें पे डाला है डाला? मैंने, इसमें डाला है मैंने, आपका जो टेलीग्राम चैनल है ना मेंटरशिप वाला, उसमें डाला है मैंने। अच्छा, ओके। हाँ, तो इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आपको टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जी। 19 क्वेश्चन में से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे एग्जाम्पल कुछ बनते ही नहीं है, राइट। और बाकी 15 क्वेश्चन जो बनेंगे, 15 में अगर आप सपोज टोटल 50 एग्जाम्पल भी आपको याद हैं, तो उसी हम्म। को आप बहुत अलग अलग तरीके से यूज करो। 50 एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं ज्यादा कुछ हाँ ज्यादा। हाँ हाँ, समझ गई। इनफैक्ट पूरे कॉपी में अगर आपने 30-40 एग्जाम्पल भी यूज कर लिए तो इट इज वंडरफुल, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेन बात क्या होती है कि उसका प्लेसमेंट ठीक होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए, Correct, और स्पेशली स्टार्टिंग में उसको लिखो आप, स्टार्टिंग में, correct. क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा। कॉन्टेक्स्ट, हाँ मतलब राइट प्लेस पे होना इंटरेस्ट चाहिए। भी। हाँ। हाँ, इंटरेस्ट भी क्रिएट करेगा, और मेन बात है कि एग्जाम्पल कोई भी हो, लेकिन उस एग्जाम्पल को यू हैव टू लिंक विद द कॉन्सेप्ट विच इज बीइंग आंसर्ड इन द क्वेश्चन, है ना। correct. जैसे मैंने ये बताया एना वाला जो एग्जाम्पल है, अगर आप क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में लिख रहे हैं तो इसका लिंकिंग आपको अलग तरीके से करना है। अगर वर्क हम्म। कल्चर के अंदर लिख रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर लिख रहे हैं, ओटी के अंदर, तो आपको अलग तरीके से करना है। मोटिवेशन चैप्टर में लिख रहे हैं तो अलग तरीके से, यानी कि आपको वहां से लिंकिंग कैसे करोगे वो चीज मैटर करती है। एग्जाम्पल सेम है, लेकिन आप उसका उस कॉन्सेप्ट से कैसे लिंकिंग करते हो वो मैटर करता है। सर, टैक्स के लिए मैंने पहले भी आपसे पूछा था, वो अपडेटेड बुक रिलीज कब तक होगी टैक्सेशन के कुछ? लिए, हाँ मेरे इसमें क्या है कि क्योंकि जुलाई में ये आपका अपडेशन आया था, ठीक है, जी जी जी। और होता ये है, मैं आपको बताऊं कि हम वो जो चेंजेस उन्होंने किए हैं, वो सारे चेंजेस को एक तो हम अपने बुक में इंटीग्रेट करेंगे, उसके अलावा फिर हम जी। उसको वेरीफाई करेंगे फ्रॉम द अदर बुक्स जो मार्केट में फेमस बुक्स आती हैं। अवेलेबल है। हाँ, जी। जो फेमस बुक्स आती हैं और जो इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल आते हैं, कि काफी जगह पे ना इंटरप्रिटेशन का इशू आता है कि हम्म कैलकुलेशन कैसे हो, न्यूमेरिकल एंड ऑल। तो अगर हम हम्म। अभी अपने तरीके से करके दे देते हैं तो उसमें रिस्क ये रहता है कि अगर एक्सपर्ट्स ने कुछ एरर फॉर, ओपिनियन लिए, हाँ। हाँ कुछ और एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन लिए, जैसे एक गिरीश आहूजा सर की बुक आती है, सिंघानिया सर की बुक आती है, आईसीआई का मटेरियल आता है, तो हम इसको भी हम्म। क्रॉस चेक करते हैं कि उनका जो ओपिनियन है अमेंडमेंट के बारे में, उन्होंने जहाँ जहाँ पर उस चीज को इंटीग्रेट किया है, हम भी वहाँ पर इंटीग्रेट करें। तो इस चीज की वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब तो आप सर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं टैक्स के जो आप मुझे बता सके जिसमें आप श्योर हो कि कोई चेंज नहीं हुआ है? इस बार अगर आप देखो तो कैपिटल गेन सबसे ज्यादा चेंज हुए हैं, बाकी चैप्टर्स में तो जी। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। बाकी चैप्टर्स में ज्यादा चेंज नहीं है? हाँ, बाकी में ज्यादा चेंज नहीं, कैपिटल गेन में ही सबसे ज्यादा चेंज हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं बाकी मतलब कर लेती हूँ, फिर बाकी जो कर लीजिए। हाँ, जो चेंज आएगा वो फिर हाँ, इनकॉर्पोरेट मतलब कर इसमें लेंगे। अप्रोच यही है कि अगर आपको करना ही है अभी इनकम टैक्स, तो जितना हाँ। जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो कर लीजिए, बाद में जो चेंज हम्म। आएंगे वो अपडेट कर लेना आप। सर, एक प्रॉब्लम और है, सॉरी, कॉस्ट के लिए। बताइए। हाँ हाँ। कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स में मेरे को क्या कहते हैं, एक तो उसमें मेरे को फॉर्मेट सबके हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से कर रखा है। ठीक है, कोई जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में भी मुझे दिक्कत हो रही है, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये दोनों ही मतलब मेरे को लगा कि अभी प्रोसेस कॉस्टिंग भी अभी काफी चल रहा है पिछले 2-3 सालों से। तो मेरे को दोनों में ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं आ रही है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से उसको करूँ, या तो बहुत इजी क्वेश्चन है या तो बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो देखिए, उसको। कोस्टिंग की अगर हम बात करें, पहली बात तो कोस्टिंग जो सब्जेक्ट है उसका नेचर ही ये है, जैसे आपने हाँ बताया ना कि फॉर्मेट समझ में नहीं आता, हर एक क्वेश्चन में यूनिक होता है। हमारे सीए के हाँ अंदर सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है ये। हाँ। मतलब सब लोग कोस्टिंग से डरते हैं, क्योंकि कोस्टिंग में पता नहीं किस क्वेश्चन में क्या फॉर्मेट लगेगा। हाँ, वही। अकाउंट्स में हमें पता होता है फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेंगे, अमलगेमेशन में क्या एंट्री होगी, या एक ट्रेजरी में स्टैंडर्ड। हमें पता होता है, इनकम टैक्स में, है ना, सब पे पता होता है। लेकिन पोस्टिंग में हर एक उसमें यूनिक मतलब स्कोप होता है कि उस आइटम को कैसे ट्रीट करें, प्रेजेंटेशन भी अलग अलग हो सकती है, 5 अलग अलग लोग यस। प्रिपेयर करेंगे तो अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उनका आंसर सेम रहेगा, लेकिन तो इसका नेचर ही ऐसा है। स्पेशली जो हमारे सिलेबस में मार्जिनल कॉस्टिंग है, वो तो स्पेशली अगर वहां पे देखोगे जो सीए का मटेरियल है, सीएमए का मटेरियल है,
वहां पर जितने भी इलिस्ट्रेशंस हैं वहां पर वैरायटी ऑफ इलिस्ट्रेशन है, और वो सभी सोल्व करने के तरीके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पर अप्रोच क्या है कि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लीजिए, अगर बाय गुड गॉड ग्रेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हिट हो जाए तो वेल एंड गुड, उसको एज इट इज आप करके आ जाइए। और अगर जैसे इस बार हम देखेंगे तो प्रोसेस कोस्टिंग में 1992 वाला क्वेश्चन एज इट इज आ गया था या है, और मार्जिनल कोस्टिंग इस बार क्वेश्चन आया ही नहीं। और एक ही क्वेश्चन आया था प्रोसेस कोस्टिंग का, तो आई मीन कोस्टिंग से तो एक ही क्वेश्चन आया था। तो या तो क्वेश्चन डायरेक्टली वो हिट होगा तो आप प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर नया क्वेश्चन आता है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा फेवरेट एरिया है और मैं कर सकती हूँ, जैसे कि प्रोसेस कोस्टिंग इस बार जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और 1992 से था। लेकिन जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि वहां पर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पूछे गए थे। अब वैसे क्वेश्चन क्या है कि अगर वो कॉन्सेप्ट आपको आता भी है ना तब भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट लेंथी क्वेश्चन था। हम उसे क्लास में सोल्व करवाते हैं, लेकिन काफी लेंथी क्वेश्चन है। सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल से डायरेक्टली उसको दिया हुआ है उन्होंने, एक क्वेश्चन है सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, कोई क्वेश्चन डायरेक्टली उन्होंने थोड़ा सा ट्वीक करके दे दिया था। तो बेसिकली कोस्टिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक वही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, जितने कॉन्सेप्ट आपको आते हैं वो कर लीजिए, और अगर आए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एफएम को अपना स्ट्रॉन्ग एरिया बनाइए। पोस्टिंग को कभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं बना सकते, मेरे साथ भी हमेशा यही पॉइंट रहा है, मतलब, और मैक्सिमम स्टूडेंट का सेम पॉइंट रहता है इसमें, आपके वाली बात नहीं है, हर किसी का सेम पॉइंट रहता है पोस्टिंग में। एफएम रिलेटिवली छोटा भी पड़ता है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। एफएम का क्या होता है कि आपको देख करके एक ही क्लास में पता चल जाता है कि आंसर ये इसका सोल्व कैसे हो। आता है कि नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि अगर उन्होंने सपोज वोल्टर पूछ लिया, फॉर्मूला आता है तो आप लगा दोगे, सिंपल। अगर उन्होंने वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन पूछ लिया, बहुत सिंपल है, आपको बस करना है कैलकुलेट। अगर उन्होंने कैपिटल बजटिंग पूछा है तब आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि क्वेश्चन लेंदी तो नहीं है, कोई ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। रेशियो एनालिसिस पूछा है तो थोड़ा देखना पड़ता है। लेकिन लास्ट अगर आप पैटर्न लास्ट देखोगे, हाँ पैटर्न देखोगे तो मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का कब कर ही लोगे हैं। एक एक क्वेश्चन थ्योरी का चॉइस होता है कि जहाँ से पूरा पूरा थ्योरी कर लो आप सेक्शन बी बार तो में। काफी थ्योरी आई थी एफएम में। हाँ, तो देखो एक चीज तो ये समझ लो कि थ्योरी के अंदर भी मार्क्स आपको अच्छे आते हैं यहाँ पे। जैसे जो भी रिसेंट वाले टॉपर्स हैं, अगर उनका हम उनके बारे में बात करेंगे तो जो वो बताते हैं उन्होंने थ्योरी ज्यादा की थी, जैसे सुजावल जग्गा है तो उन्होंने थ्योरी अच्छे से की, माधव अग्रवाल है उन्होंने थ्योरी अच्छे से की और थ्योरी से उनके मार्क्स आए। तो कहने का मतलब है कि आपको 150 प्लस स्कोर करने के लिए थ्योरी के तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हो, थ्योरी भी फॉलो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकली आपके अच्छे होने चाहिए। थ्योरी में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं और न्यूमेरिकल में कोई ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम। तो मनस्वी आपका बैकग्राउंड क्या, सीए बैकग्राउंड है? नहीं सर, मैंने ग्रेजुएशन करी है बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं, कोस्टिंग में तो सीए लोग भी डरते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं खुद डरता हूँ कोस्टिंग से, मैं तो डरता था एज ए स्टूडेंट। गरिमा आपका मैंने क्या कैसे? गरिमा भी सीए है? सर एवरेज है, मतलब कॉस्टिंग समझ आ जाती है, लेकिन वो ये है कि फॉर्मेट हमेशा अलग लगता है, तो इट हाँ, डिपेंड्स, देख के लगता है कि हाँ हो जाएगा तो आई अटेम्प्ट, अदरवाइज आई स्किप मैं। यस यस, जब एक्चुअली क्वेश्चन सामने आ जाए, नया क्वेश्चन हो सामने आए, तो तभी फिर हम डिसाइड थोड़ा कर सा। पाते हैं कि हो हाँ पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वरना हाँ छोड़ दो अदर, उसको, बेटर है। यस सेम। यस। जी मनस्वी, एनीथिंग एल्स? नहीं सर, अच्छा। ओके ग्रेट। ओके, गरिमा यू हैव समथिंग टू डिस्कस? नथिंग एज ऑफ नाउ सर, अभी मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करी है अभी। एक तो लेट ज्वाइन किया था, प्लस अभी रिसेंटली मैंने जो पीवाईक्यू वाले सेशंस थे वो उसी उसमें। में आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, उसी के बहाने, उसी का हाँ वो तो मैं ओबी, मैं पहले ओटी सोच रही थी, लेकिन उसमें ओबी चल रहा है तो ओबी के मेरे उसी को चैप्टर्स फॉलो हो कर लो। गए। मैं बस हाँ, आज उनको रिवाइज करके देन कल फर्स्ट हाफ में मैंने मतलब 3-4 आंसर्स लिख लूंगी कल उसको, वेरी क्योंकि अभी गुड। मुझे रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा। मेरा जो ऑप्शनल का टाइम है वो यही है, इवनिंग वाला ही है, तो उस टाइम पे हम्म, अभी 2 दिन से क्लासेस ही चल रही थी। तो आज मैं आफ्टर ठीक दिस है। क्लास आई विल सिट एंड आई विल रिवाइज एंड देन फिर मैं हाँ, थोड़ा टाइम को बढ़ाइए, मतलब 4 to 5 आवर्स का टाइम समय दीजिए इस समय, क्योंकि अभी दिसंबर तक ही टाइम है, उसके बाद तो फिर हम्म प्रीलिम्स आ जाएगा। नहीं, मैं इम्प्रूव भी करूंगी, थोड़ा सा टाइम ना बढ़ाऊंगी इसको, सुबह भी थोड़ा सा टाइम 2-3 घंटे और निकालूंगी इसके लिए। फाइन फाइन। ओके जी, यश, यदुनंदन, यश तो हो चुका है आपका, यदुनंदन, तनु, वशिष्ठ। Good evening, sir. हाय, गुड इवनिंग।
सर एक्चुअली अभी तो सही चल रहा है सभी, मतलब नॉर्मल चल रहा है, ज़्यादा कम ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल चल रहा है अभी। ओके, वंडरफुल। फ्लो बना होना चाहिए, मतलब स्पीड तो ज्यादा कम ज्यादा हो सकती है। यस सर, बस आंसर्स हो जाते हैं, किसी दिन ठीक हो जाता है, किसी दिन नहीं होता है, तो चल रहा है अभी एवरेज फ्लो। ठीक है, ठीक है। देखो मैं बताऊं आपको, ये डेली आंसर राइटिंग वाली कल्चर पिछले 5 साल में आई है। हमारे समय में कोई आंसर राइटिंग कोई पंगा नहीं था, मतलब बस पढ़ते थे, लास्ट में जाके एग्जाम से एक महीने पहले कोई टेस्ट वेस्ट देते थे। तो इतना स्ट्रेस मत लिया करो डेली आंसर राइटिंग की वजह से। मैं देखता हूँ आज के समय में लोग इसलिए स्ट्रेस में रहते हैं कि आंसर नहीं लिखा, और मतलब हम जज करते हैं आंसर राइटिंग से। तो ये कल्चर अभी चली है क्योंकि बच्चे भी ज्यादा पढ़ने लगे हैं, कोचिंग भी ज्यादा हो गई है, तो उनको प्रोग्राम लॉन्च करने हैं। मतलब समझ रहे हैं बात को मेरी? तो आंसर राइटिंग को लीजिए डेफिनेटली, लेकिन उसको एज ए स्ट्रेस मत लीजिए। उसको एज ए, इट इज ए मीन्स टू अचीव योर गोल, इट इज नॉट द गोल। यस सर, बस एक्चुअली ये होता है ना कि आज आंसर लिख लिया तो कुछ हो गया, वो मन में थोड़ी शांति हो वो जाती है कि समझता आज हूँ मैं, कर। वो डोपामाइन फैक्टर होता है। हमें लगता है कि आंसर राइटिंग होगी तो आज की पढ़ाई हो गई। यस सर। ओके जी, वंडरफुल। यदुनंदन जी, आपका कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? Good evening, sir. हाय, गुड इवनिंग। Doubt as such is not there. Only now my GS test series has started. So the time constraint is going on. देखिए, टाइम And कंस्ट्रेंट का मैं आपको बता देता हूँ। यू शुड डिवोट सर्टेन मिनिमम टाइम फॉर द ऑप्शनल। यानी कि सपोज आपने डिसाइड किया कि मुझे 4 आवर या 5 आवर डिवोट करना है, ऑप्शनल का टाइम आपको कम नहीं करना है, uh, स्पेशली टिल द एंड ऑफ दिसंबर। ठीक है, क्योंकि uh, जीएस इज नेवर एंडिंग। जीएस आप अगर 2 साल भी पढ़ाई करोगे ना, तब भी आपको कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जीएस में कोई बाउंड्री नहीं है। yeah, ऑप्शनल में बाउंड्री है, जीएस में बाउंड्री नहीं है। okay. तो जीएस आप हमेशा, जब आपको ऑप्शनल से टाइम मिलेगा तभी आप जीएस को खींचिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीएस को कॉम्प्रोमाइज करना है, लेकिन एक आप मिनिमम टाइम फिक्स कर लीजिए कि ऑप्शनल के लिए मुझे 4 घंटे करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाकी टाइम में मुझे जीएस के टारगेट पूरे करने हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो सी सेट हो। क्योंकि जीएस का अप्रोच आप तभी पिन पॉइंटेड रहेगा आपका जब टाइम कम होगा। ज्यादा टाइम होगा तो ज्यादा है। मैं बताता हूँ, जैसे मैं इकोनॉमिक्स का टीचर भी हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ जीएस में। अब अगर मुझे पता होता है कि मुझे 100 घंटे में इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है, तो मैं 100 घंटे में कर देता हूँ। और अगर मुझे पता होता है कि कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, तो मुझे 200 घंटे भी कम पड़ जाते हैं पढ़ाने के लिए। मतलब अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता हूँ जहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो मैं 200 घंटे भी लगा दूंगा। और अगर मैं कहीं ऐसी जगह पढ़ा रहा होता हूँ जहाँ पे 100 घंटे का उनका लिमिट है कि भाई सारे कोर्स, सारे उनके सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो 100 घंटे में इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है मुझे, तो 100 घंटे में मैं कर लेता हूँ मैं, एंड विद इक्वल एफिशिएंसी, विद इक्वल अंडरस्टैंडिंग, विद इक्वल एग्जाम रेलिवेंस। तो यहाँ पर क्या है कि जीएस में ज्यादा समय लगाओगे, ज्यादा डाइवर्जन होगा। और ऑप्शनल में कि एक सिंपल फंडा है कि समय नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम है। तो ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ कि आपका अप्रोच ये होना चाहिए दिसंबर के एंड तक कि आपको ऑप्शनल जो है वो 4 से 5 घंटे करना ही करना है। जीएस आपको हमेशा हमेशा हॉन्ट करेगा। जीएस हमेशा आपको फील कराएगा कि नहीं, ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, ये टेस्ट सीरीज नहीं हुआ, ये करंट अफेयर्स नहीं हुआ, ये मैगजीन छूट गई। वो हमेशा ही रहेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका बस ये है कि आप मेंटली कूल रहिए, उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए कि जीएस करने का टाइम है, आएगा टाइम हमारे पास में। और जीएस में रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच फॉलो कीजिए। जीएस इज नेवर एंडिंग, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में ऑप्शनल के बराबर भी पढ़ सकते हो आप। इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सारे ऑप्शनल है। तो आप उसका अप्रोच यही होगा आपका कि प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। टेस्ट सीरीज कोई भी फॉलो करेंगे, टेस्ट सीरीज में हमेशा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, हमेशा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। नहीं तो कोई भी टेस्ट सीरीज आगे देख लीजिए, हमेशा कॉन्फिडेंस डाउन होगा ही होगा टेस्ट सीरीज करने के बाद में। क्योंकि टेस्ट सीरीज की डिजाइनिंग की इसी तरह से जाती है कि आपको कभी कॉन्फिडेंस ही ना बनने दिया जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको। अगर टेस्ट सीरीज में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई खराब है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि टेस्ट सीरीज जानबूझ के डिफिकल्ट बनाई गई है। ठीक है, Okay, sir. मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सब चीजें ये। Right, sir. मैंने प्रैक्टिकली आपको बताऊं, प्रीलिम्स मैंने 5 बार क्वालिफाई किया है। और मैं सही बताऊं, मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट ज्वाइन की थी, जब मैं फेल हुआ था। उसके बाद मैंने कभी टेस्ट ज्वाइन नहीं की, हमेशा पास हुआ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि टेस्ट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट्स नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए।
आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम के लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो एग्जाम के लिए जो रिक्वायर्ड है वो कहाँ से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। वहीं से आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट है, कितना करना है। टेस्ट सीरीज में कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो फालतू क्वेश्चन है, उसको हटाना है, उसको देखना भी नहीं है, क्योंकि वहां से आप जज मत कीजिए अपने आप को, अदरवाइज तो आप कभी कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे। Okay, right, sir. Okay. हाँ, वंडरफुल, Thank थैंक you. यू। बाकी आपको किसी और चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी स्पेसिफिक चीज में, तो आप मुझे बताइए। हम कुछ स्पेसिफिक सेशन भी ले सकते हैं अगर आप बोलेंगे तो। जैसे कि मैं एक सेशन ले सकता हूँ कि हाउ टू इंटीग्रेट द करंट अफेयर्स, एक सेशन ये भी ले सकते हैं। जैसे जो फाइल मैंने आपको शेयर की है वो फाइल में डिस्कस कर सकता हूँ नेक्स्ट सेशन में, है ना। ये भी इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। कुछ एग्जाम्पल्स याद करने का कोशिश कर सकते हैं, कुछ टॉपर्स को भी इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। और तो सर इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जो हमारे डेली आंसर्स हो रहे हैं उसमें से भी किसी ना किसी का बहुत बेस्ट कुछ आंसर्स होंगे, तो वो भी अगर हम डिस्कस कर लें तो, क्योंकि वो हाँ, ज्यादा बेटर तरीके से हमें कनेक्ट होगा। और कई राइट, कई केसेस में बहुत ही कुछ ब्लंडर्स होंगे, जैसे कई बारी हो जाते हैं आंसर्स लिखते हैं, तो वो हाँ, भी अगर हाईलाइट हो जाए तो एटलीस्ट अदर पीपल विल बी अवेयर कि ये राइट, तो राइट, बिल्कुल भी नहीं आई विल करना आई है। विल आई विल डू दैट। इसके लिए हमने पहले भी ये सब किया था। तब जो अच्छी कॉपीज होती है ना, उसके लिए हमने चैनल बनाया हुआ है। आपके पास है लिंक वो क्या, गुड कॉपीज का चैनल? एक नहीं मिनट सर। में देख लेता हूँ। ये एक डीएडब्ल्यू आंसर राइटिंग का चैनल जो है आपने शेयर किया हुआ था लास्ट टाइम। हाँ, गुड कॉपीज का कुछ एक हाँ बट सर टेस्ट थोड़ा कॉपीज। सा उधर लिमिटेड है, वो मैं देख चुका हूँ सर। ओके, ओके, कोई बात नहीं, और हम उसमें शेयर करा देंगे। और यस। आपके जो भी अच्छे आंसर है उसको हम शेयर करा देंगे। यस। मैं फिर से उसको, जिनके पास में नहीं है उनके साथ शेयर कर देता हूँ। और उनको अगर हम इन सेशंस में डिस्कस कर लें कि कर एक सकते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक बिल्कुल पॉइंट्स की कोई डायग्राम एक बिल्कुल। ऐसा हो जो उन्होंने बनाया हो, जो हम सब भी अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर लें, या कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल, तो आई गेस उससे भी हम्म, हमारा लिटिल बिट ऑफ यस, अपग्रेडेशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई आई एग्री विद यू। ठीक है, इसको चीज को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वाले सेशन में करते हैं। नेक्स्ट वाले सेशन की थीम रखते हैं। पहले तो मैं एग्जांपल को थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। जो एग्जांपल्स की फाइल मैंने दी है ना आपको, वो एग्जांपल को कैसे कनेक्ट करना है, ताकि आप उस इसमें थोड़ा सा वेल वर्स हो जाएं। उसके बाद में हम जो अच्छी कॉपीज है वो डिस्कस कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट वाले 2 सेशंस हैं उनकी थीम को मैं लिख लेता हूँ, ताकि मैं भी प्रिपेयर करके आऊँ और आप लोग भी मेंटली रेडी रहें, है ना। तो ये एग्जाम्पल वाली जो कॉपी है ग्रुप में, वो किस नाम से है? क्योंकि मैंने एक ऊपर मिनट, देखा, मुझे मैं फिर से एग्जाम्पल। रिपोस्ट कर देता हूँ, मैं रिपोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। 23 पेजेस की फाइल है ये, इसमें चैप्टर वाइज सारे करंट अफेयर्स हैं। मिल गई सर, ठीक है। ये ओटी, वैल्यू एडिशन के नाम से ही है। हाँ हाँ, ये ठीक ओनली ओटी का ही है। ओटीओ भी दोनों है, यस, ओटीओ भी दोनों है। तो इसमें आप ऐसा कीजिए कि डेली बेसिस पर 5 एग्जाम्पल्स देखिए, 5 एग्जाम्पल को लीजिए और जो सिलेबस है वहां से मैच कीजिए, वहां से लिंकिंग कीजिए आप उसको। ओके, सो कैन वी वाइंड अप द सेशन। नेक्स्ट वाले सेशन को थीमेटिक रखेंगे आगे से। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सेशन में हम कुछ ना कुछ इस तरह की थीम लेके आए। आप आइडियाज दीजिए, मैं उस काम को करूंगा जो भी आप आइडियाज देंगे ना, जैसे बेस्ट कॉपीज, टॉपर्स कॉपीज, एनालिसिस। एक आइडिया और था मेरे पास कि क्या हम आपको कोई इंडिविजुअल ट्रैकिंग शीट शेयर करें, जिसमें आप पूरे सिलेबस की मैपिंग करके एक्सेल शीट में दे दें, और आप उसको अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सको कि आपने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया, किस किस पर डेली आंसर राइटिंग कर लिया है, कितना रिवीजन कर लिया है। तो उस तरह का फॉर्मेट आपको दे सकते हैं, और वो गूगल शीट में देंगे इंडिविजुअल नेम से, ताकि आप उसमें फिलअप करते रहें और ये वाले सेशंस में उसको हम देखते भी रहें, मतलब कि क्या प्रोग्रेस है, मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो। उसमें आपके लिए भी एक सोर्स ऑफ कंट्रोल रहेगा
कि लास्ट टाइम OTML में कब रिवाइज किया था, OB कब रिवाइज किया था, कब आंसर राइटिंग की थी, कितने आंसर लिखे थे। तो चाहे आप उसको वीक में एक बार फिलअप करेंगे, लेकिन एक सही रहेगा, क्योंकि बड़े सिलेबस में क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि लास्ट टाइम हमने कब क्या पढ़ी थी। तो कुछ इस तरह से एक मैं शीट बनाता हूँ, गूगल एक्सेल शीट शेयर करूंगा आपके साथ में। और एक दिमाग में मेरे आइडिया आया था कि क्या आप लोग इन नोट्स मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं? नोट्स मेकिंग के लिए हम कुछ आपको असाइनमेंट की टॉपिक्स दे सकता हूँ मैं आपको हर एक सेशन में, Yes, sir. सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम OB में नोट्स बनाना चाहते हैं, अगर आप वो सब्जेक्ट जब भी करेंगे, अभी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर फ्यूचर में करेंगे तब भी आप उसको नोट कर सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। वो स्पेसिफिक मैं आपको बता सकता हूँ, लिस्ट बना सकता हूँ कि ये टॉपिक के नोट्स आप जरूर बना के रखिए। वैसे तो सबसे बेस्ट सोर्स है जो हमारा PYQ एनालिसिस है, जो आपको हमने पोर्टल पे दिया हुआ है। आई होप आप सब फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। जो PYQ एनालिसिस हमारे पोर्टल पे है PDF फॉर्मेट्स में, है आपके पास में, सबके पास में वो? नहीं सर, मैंने अभी देखा नहीं है, हाँ मैं तो एक बार पोर्टल देख लूंगी। हाँ, पोर्टल एक बार जरूर लॉगिन कीजिए आप। कोई प्रॉब्लम है एक्सेस करने में तो अनंदिया जी को आप संपर्क कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। वहां पर मैंने हर एक सब्जेक्ट का PYQ एनालिसिस दिया हुआ है। 2023 तक का है, 24 वाला उसमें एड ऑन नहीं हुआ है अभी, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं वो वहां पर इंक्लूड है। इनफैक्ट उसी के थ्रू मैं एक एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको कि जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ये भी मैं थीम कर लेता हूँ अपकमिंग सेशन में। ठीक है जी, आई हैव नोटेड डाउन जो भी हमने डिस्कस किया था अभी। आई विल मेक द अपकमिंग सेशंस मोर थीमेटिक एंड आई विल अनाउंस इन एडवांस, ताकि आपको बता दें कि क्या होने वाला है सेशन में। सर एक और चीज कर सकते हैं, जैसे आपने जो एग्जाम्पल वाला बताया ना कि वो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, तो या तो हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि वीकली जैसे हमारी एक क्लास तो होती है, एक मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में एटलीस्ट हम एक एग्जाम्पल पिक कर सकते हैं और उस एग्जाम्पल को हम ये करेक्ट कर सकते हैं कि इसको किस किस चैप्टर में हम लिख सकते हैं। तो वो एक थीमेटिक प्रेजेंटेशन हमारी एक एग्जाम्पल की फिट हो जाएगी, तो उसका हमारे माइंड में ठीक है, रहना ठीक है, ज्यादा ठीक है, फाइन चांसेस फाइन। उसके ज्यादा है, इंस्टेड ठीक ऑफ है, हैविंग मतलब ऑल एग्जाम्पल इन वन गो। ऐसा कर सकते हैं कि हर एक सेशन में कुछ कॉमन चीजें रख लेते हैं, जैसे कि वी कैन डिस्कस 5 एग्जांपल्स एंड वी कैन डिस्कस 2-3 गुड कॉपीज एंड और क्या कर सकते हैं, और जो कोटेशंस। कोटेशंस भी, प्लस जो बर्निंग टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट हर साल आते हैं, उन पे यस यस, वीकली एम्फेसिस हो सकता है, तो एटलीस्ट किसी ठीक ना है किसी फाइन, एक वीक में वी कैन प्रिपेयर दोज टॉपिक्स। ठीक है फाइन। और एक काम और कर सकते हैं जो मैं चाहता हूँ, करंट अफेयर्स डिस्कस करना। आई थिंक करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर उसको पोस्ट कर ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिस्कस भी कर सकता हूँ मैं इसको आपके बेनिफिट के लिए। तो हमारा जो सेशन रहेगा वो 15-20 मिनट्स, वी कैन डिस्कस ऑन एवरी कंपोनेंट। ठीक है फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनपुट्स। देखिए मैं तो सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन सारा बात है कि आप लोग अगर उस चीज को इंटरेस्टेड, इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आप उसको कंज्यूम करते हैं, तो मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। ओके, थैंक यू एवरीवन, सो लेट्स वाइंड अप टुडे सेशन। नेक्स्ट टाइम से द सेशंस विल बी मोर थीमेटिक, मोर प्रोडक्टिव। थैंक यू।